13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ महाकुंभ मेला 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। इस 45 दिन लंबे धार्मिक आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई, जो कुंभ मेले का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 में 24 करोड़ लोग अर्धकुंभ में संगम स्नान करने आए थे, लेकिन इस बार का आंकड़ा उससे कई ज्यादा था। महाकुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जहाँ न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु इस पवित्र स्नान में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस बार 66 करोड़ लोग इस महाआयोजन का हिस्सा बने, जिसमें 15 करोड़ लोग निजी विमानों, 2800 नियमित फ्लाइट्स और 13,830 ट्रेनों के जरिए पहुंचे। ये संख्या पूरी दुनिया में केवल चीन और भारत की संख्या से कम है। आज दिल्ली विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। एक ओर जहां दिल्ली सरकार द्वारा शराब नीति से संबंधित सीएजी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी ओर उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया भी आज पूरी होगी। इन दोनों मुद्दों पर गर्म बहस होने की संभावना है, जिससे विधानसभा में हंगामे की स्थिति बन सकती है। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी रिपोर्ट पर बहस होगी, जो पिछले आम आदमी पार्टी शासनकाल के दौरान शराब नीति में हुई गड़बड़ियों और घोटालों से जुड़ी हुई है। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए, जिससे दिल्ली सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। दिल्ली में गुरुवार को हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई है। बुधवार को दिल्ली का सबसे गर्म दिन रहा, जब अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि बारिश के कारण अब तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब श्रेणी में रहा। गुरुवार को दिल्ली में सुबह हुई बारिश से मौसम में ठंडक आई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि 27 फरवरी से अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश हो सकती है, जिसमें आंधी तूफान का भी सामना करना पड़ सकता है। विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से मणिपुर में हथियारों के समर्पण प्रक्रिया तेजी से जारी है। बुधवार को राज्य के 6 जिलों के लोगों ने स्वेच्छा से कुल 104 हथियार और गोला बारूद पुलिस को सौंपे। ये कदम राज्य में शांति स्थापित करने के लिए उठाया गया और इसे राज्यपाल के आह्वान के बाद प्रभावी किया गया। मणिपुर के 6 जिलों में अब तक 104 हथियारों और गोला बारूद का समर्पण किया गया। इनमें 12 कार्बाइन, मशीन गन और मैगजीन भी शामिल है, जिन्हें इम्फाल वेस्ट जिले से सौंपा गया। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ये हथियार स्वेच्छा से समर्पित किए गए हैं, जो राज्यपाल के आदेश के तहत हो रहे हैं। राज्यपाल ने हथियारों को स्वेच्छा से पुलिस के हवाले करने की अपील की थी और ये प्रक्रिया 7 दिनों तक जारी रहेगी। राज्यपाल ने यह भी आश्वासन दिया था कि इस दौरान हथियार समर्पण करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 45 दिन तक चले महाकुंभ मेले का औपचारिक समापन किया जाएगा। इस अवसर पर वो स्वच्छता और मेला कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। महाकुंभ में इस बार 66 करोड़ से अधिक लोगों ने श्रद्धा से पवित्र स्नान किया। महाकुंभ का ये आयोजन 144 सालों बाद हुआ था और ये प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। आज तीर्थ राज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का औपचारिक समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वो मेला कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मचारियों को उनके समर्पण और कठिन परिश्रम के लिए सम्मानित करेंगे। उनके साथ राज्य सरकार के कई मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। रेल मंत्री 9 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। भारत में हाल ही में भूकंप के झटकों से एक बार फिर से दहशत फैल गई। पिछले 10 दिनों में दिल्ली, बिहार, असम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन भूकंपों की तीव्रता 5 या उससे कम थी। आज सुबह असम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में भय का माहौल बना। पिछले कुछ दिनों में भारत के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 17 फरवरी को दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ, जिसका केंद्र दिल्ली एनसीआर में था। इसी तरह 27 को असम के मोरीगांव जिले में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस भूकंप के झटके पूरे असम में महसूस किए गए और इससे असम के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन में भी हलचल हुई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का सफर बहुत निराशाजनक रहा। इंग्लैंड को अफगानिस्तान के खिलाफ 8 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ उनकी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने की संभावना पक्की हो गई। इस हार के साथ इंग्लैंड का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया और अफगानिस्तान ने अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीत दर्ज की। इस हार के बाद इंग्लैंड की टीम और उसके खिलाड़ियों को एक बड़ा पाठ सीखने की आवश्यकता है। इंग्लैंड की हार का मुख्य कारण अफगानिस्तान के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन था। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 325 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें इब्राहिम जादरान ने 177 रन की शानदार पारी खेली। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया और 50 ओवर में 325 रन दिए, जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में ठीक से योजना नहीं बनाई थी।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अब तक के सबसे रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हराकर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल की उम्मीदें जीवित रखी, जबकि इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अफगानिस्तान की शानदार जीत का श्रेय इब्राहिम जदरान की शत की अपारी और अजमतुल्ला ओमर जाई के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को जाता है। इस मैच से पहले दोनों टीमें एक मैच हार चुकी थी और सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए जीत की जरूरत थी। अफगानिस्तान इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीता और इंग्लैंड के टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह बनी। इंग्लैंड को पहले ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा और इस मैच में भी हार के बाद जोस बटलर की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ये इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर वर्ल्ड कप 2023 के बाद अफगानिस्तान इंग्लैंड को दूसरी बार हराया है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है। उनका करियर इन दोनों दिनों जबरदस्त ऊंचाइयों पर है। उनकी हालिया फिल्म भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें कई बड़े प्रोड्यूसर्स से फिल्म ऑफर्स मिल रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि वो फिल्म आशिकी 3 में दिखाई देंगे, जिसमें श्रीलीला को उनके साथ कास्ट किया गया। अब उस फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है कि श्रीलीला को कितनी फीस दी जा रही। श्रीलीला जी को, जो कि पुष्पा 2 में अपने आइटम सॉन्ग किसिक के लिए प्रसिद्ध हुई, है बॉलीवुड में कदम रखने जा रही। पुष्पा 2, जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में थे, ने वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ रुपए का कारोबार किया। श्रीलीला ने इस फिल्म के आइटम सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस ली। जब अब कार्तिक आर्यन की फिल्म में अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही, तो ये सवाल उठता है कि वो कितनी फीस ले रही हैं। रानी मुखर्जी की सुपरहिट एक्शन फ्रेंचाइजी मर्दानी के तीसरे पार्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले साल से इस फिल्म को लेकर खबरें सुर्खियों में हैं और अब इसके प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया। रानी मुखर्जी एक बार फिर अपनी दमदार एक्शन भूमिका में दिखाई देंगी। आइए जानते हैं मर्दानी 3 के काम में अब तक कितना आगे बढ़ चुका है और क्या इसकी नई अपडेट्स हैं। रानी मुखर्जी 90 के दशक की एक शक्तिशाली अदाकारा है और बॉलीवुड में लगातार सक्रिय बनी हुई। 46 साल की उम्र में भी रानी मुखर्जी एक्शन फिल्म में नजर आती है और उनकी फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रानी का आखिरी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2023 में रिलीज हुई, जिसे दर्शकों से काफी सराहना मिली। अब रानी एक बार फिर मर्दानी 3 के तीसरे पार्ट में नजर आएंगी। रानी ने खुद दिसंबर 2023 में इस फिल्म की घोषणा की थी और अब इसका प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है।